अशोक और आरती की जोड़ी सबसे अलग दिखती थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अशोक एक जाने माने सेठ थे और उनकी पत्नी आरती भी बड़े सेठ की बेटी थी। पर उनका आपस का प्यार और विश्वास इतना तगड़ा था कि उम्र के चौथे दशक में भी दोनों को देखकर लगता था कि उनकी अभी अभी शादी हुई है। हर अच्छी चीज़ को ग्रहण लग जाती है। अशोक जी और आरती जी के प्रेम को भी आखिरकार नज़र लग गई। आरती को कैंसर हो गया और अब रात दिन वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अशोक जी ने अपनी पत्नी के उनके लिए एक सहायिका जैसी नर्स को भी रख लिया, लेकिन खुद भी काम से फुर्सत मिलते ही उनके बिस्तर के बगल में बैठ जाते थे। कई बार तो उनका मल मूत्र भी साफ करते थे और बाकी समय में अपनी पत्नी का मुंह देखते रहते। जिस नर्स को उन्होंने रखा था वो लगभग 35-36 साल की गठीले बदन की एक तलाकशुदा औरत थी। विनती नाम था उसका। दिखने में भला की खूबसूरत और उसकी आंखें बड़ी ही नशीली और जादू भरी थी। वैसे तो ठीक ठाक थी, पर उसे देखकर लगता था कि वो किसी अच्छे घर की महिला रही होगी, तब नर्स का काम क्यों करती है? ऐसी क्या मजबूरी है उसकी? ये बात सेठ जी को बहुत ही चुभती थी और वो ये सवाल विनती से पूछना चाहते थे, लेकिन पूछ नहीं पाते थे। कदाचित संकोच आड़े आ जाता था और विनती बहुत ही सौम्य और बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी, इसीलिए उससे कोई सवाल पूछना अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम था। एक बात बेहद आश्चर्य की थी कि जब से वो काम पर लगी थी तब से आरती सूखती जा रही थी और विनती खिलती जा रही थी। धन धान्य से भरे हुए घर में सुख भोगने वाला कोई नहीं था। सेठानी बीमार थी और सेठ जी उदास। उनकी कोई संतान थी ही नहीं और सबको इस घर में संतान की कमी बहुत अखरती थी। धीरे धीरे आरती की मौत नजदीक आती जा रही थी और सेठ जी बहुत ही चिंतित थे कि घर में नर्स रखने के बावजूद भी आरती की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने विनती को एक एजेंसी से संपर्क करके घर में काम पर रखा था और विनती अपना काम भी सही ढंग से कर रही थी। फिर भी आरती के गिरते हुए स्वास्थ्य का क्या कारण था, ये बात सेठ जी को परेशान किए दे रही थी। रविवार का दिन था। सेठ जी बही खाता लेकर मुनीम जी से कुछ बात कर रहे थे कि तभी विनती चाय नाश्ता लेकर आई। सेठ अशोक चंद्र जी ने गौर किया कि उनके मुनीम गोपाल दास जी विनती को देखकर चौंक गए और विनती भी गोपाल दास जी को देखकर अकचका गई और तुरंत बैठक से कमरे की तरफ अंदर चली गई। विनती के जाते ही गोपाल दास जी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, ये औरत आपके घर में क्या कर रही है? तब सेठ जी ने कहा कि ओह, आप विनती की बात कर रहे हैं। इसे हमने अपनी सेठानी आरती की देखभाल के लिए रखा है। उसके बाद गोपाल दास जी ने विनती के बारे में जो बताया वो सुनकर सेठ जी के पैरों के तले से तो जमीन ही खिसक गई। गोपाल दास जी ने बताया कि विनती इसके पहले विनोद श्रीवास्तव जी के यहाँ काम करती थी और वहाँ भी उन्होंने इसको उनके बीमार पत्नी की देखभाल के लिए रखा गया था, जिसे धीरे धीरे उसने स्लो पॉइजन देकर मार दिया और उसके बाद श्रीवास्तव जी के साथ प्यार की पेंग बढ़ने लगी। एक तरह से विनती उस घर की मालकिन बनकर बैठ गई। श्रीवास्तव जी उसके इशारे पर नाचने लगे और उनको कभी शक भी नहीं हुआ था कि उनकी पत्नी निर्मला को मरने के पीछे विनती का हाथ होगा। शायद श्रीवास्तव जी और विनती का प्यार का ये खेल चलता रहता और दोनों वासना की पूर्ति करते रहते और साथ में श्रीवास्तव जी विनती की झोली में पैसे
और साड़ी गहनों से भरते रहते। विंती जवान थी, उसका शरीर बहुत गठा हुआ था और श्रीवास्तव जी अधेड़ उम्र के थे। वो विंती के शरीर के आकर्षक में बंध कर वह अपना धन्य धान्य और अपनी इज्जत लुटाए दे रहे थे। हर रात दोनों में शारीरिक संबंध होता और कभी कभी विंती सुबह सकारे आ जाती और सुबह सुबह भी दोनों प्यार में खो जाते और एक दूसरे की शारीरिक ज़रूरत को पूरा करते थे। इन सब बातों से उनका बेटा अरुण अनभिज्ञ था। वो अपनी माँ के मरने के गम से अभी तक उभर भी नहीं पाया था कि आज पड़ोस वाले उसकी शादी की बात करने लगे, क्योंकि इधर श्रीवास्तव जी और विंती की प्रेम कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। उनकी बदनामी फैलने लगी थी, क्योंकि विंती श्रीवास्तव जी की पत्नी निर्मला की साड़ी और गहने पहनकर बाहर इठला कर घूमती थी। उसके तो तेवर ही बदल गए थे। विंती किसी भी मामले में खुद को श्रीवास्तव जी की पत्नी से कम नहीं समझती थी। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती और वो जवान तो थी ही, सुंदर भी थी। ऊपर से महंगे साड़ी और गहनों से सज संवर कर और भी आकर्षण लगने लगी थी। उसको देखकर कुछ लौंडे लपाटे एकदम लट्टू हो जाते और विंती का पीछा किया करते थे। कुछ सौदे किस्म के लड़के ये जानते थे कि विंती चरित्रहीन है और जब कोई स्त्री चरित्रहीन हो जाती है तब उसके पीछे भागने वाले पुरुषों की कमी नहीं रहती। सभी उसे लोलुप नजरों से देखने लगते थे। वैसे ही विंती के दीवाने बढ़ते जा रहे थे और कहीं न कहीं श्रीवास्तव जी को अब अपने बुढ़ापे का एहसास होने लगा था। इसीलिए वो अपने बालों को कुछ ज़्यादा ही रंगने लगे थे। सुबह शाम एक्सरसाइज करके अपने वजन को भी कम करने की कोशिश में लग गए थे। उन्हें लग रहा था अगर वो बूढ़े होने लगेंगे तो विंती उनको छोड़ सकती है। अब विंती कोई उनकी ब्याता पत्नी तो थी नहीं, वो वैसे भी पैसों के बल पर ही खरीदी जा सकती है। इसीलिए वो विंती को लेकर आजकल बहुत पॉजिटिव होते जा रहे थे और हमेशा इसी बात की चिंता में रहते थे कि अगर विंती को किसी जवान लड़के से प्यार हो गया तब वो कैसे अकेले रह पाएंगे। वैसे मोहल्ले के लौंडे लपाटे भी विंती को लालची नजरों से देखने लगे थे। विंती भी अब नए नए फैशन के कुछ कपड़े पहनने लगी थी। बालों को भी बहुत ही डिजाइन से काटती और लाली लगाकर काजल लगाकर वह कुछ हीरोइन की तरह लगती थी। ये वासना का नाच आगे भी चलता रहता, लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात हो गई कि श्रीवास्तव जी और विंती के प्रेम प्रसंग का पूर्ण विराम लग गया। श्रीवास्तव जी की साली यानी कि उनकी पत्नी की बहन ने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता अरुण के लिए सुझाया और उनके घर में श्वेता बहू बनकर आ गई। श्वेता एक समझदार और व्यवहारिक लड़की थी। उसकी नज़र में विंती और श्रीवास्तव जी की बात छुपी नहीं रही। उसने बड़ी ही समझदारी से घर का सारा काम खुद अपने हाथों में ले लिया और एक नई नौकरानी को रखकर विंती को काम से निकाल दिया। श्रीवास्तव जी चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मन में चोर था और बहू के आ जाने से वो अपने आप को बहुत संस्कारी बनकर रहने लगे थे। क्योंकि बहू का मायका लोकल था और उनके घर वाले कोई न कोई आते रहते थे। ऐसे में श्रीवास्तव जी ने अपनी इज्जत की परवाह की और अपनी प्राण प्यारी विंती को घर से निकाले जाने पर भी कुछ न बोल पाए। इस तरह विंती को श्रीवास्तव जी के घर से बहुत बेइज्जत करके निकाल दिया गया। विंती ने अशोक चंद्र जी के घर में भी यही सोचकर काम पकड़ा था कि यहाँ भी उनकी पत्नी बीमार है और वो उनको धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर मार डालेगी और अशोक चंद्र जी की प्रेयसी बनकर इस घर में राज करेगी। लेकिन गोपाल दास जी ने अशोक चंद्र जी को जब सारी बातें बता दी तो विंती की तरफ से वो सावधान हो गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने भी
विनती का हिसाब किताब कर दिया और उसके बाद जी जान से अपनी पत्नी की देखभाल में लग गए। सही देखभाल और प्यार से सेठ अशोक चंद्र जी ने आरती की खूब सेवा की और धीरे धीरे आरती की तबीयत ठीक होने लगी। इस बार दिवाली में घर की लक्ष्मी स्वस्थ हो चुकी थी और उसके हाथों से ही घर के दीपक जलाए गए थे। उस दिन दिवाली के दीप जल रहे थे और घर की लक्ष्मी मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।